हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मयूर यूट्यूब चैनल पर। हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अपनी एनसीईआरटी बुक सीरीज, जिसमें हम लोगों ने अभी तक कक्षा 6 के इतिहास विषय में अध्याय 4 पढ़कर समाप्त कर दी है। आज हमारे अगले अध्याय 5 की बारी है, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अगला अध्याय स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पिछला अध्याय हम लोगों ने किताबों और कब्रों पर बेस पढ़ा था, जिसमें हम लोगों को पता चला था कि किताबें और जो कब्रें होती हैं वो हमें इतिहास के बारे में क्या बताती हैं। किताबें कब लिखी, किताबों हम लोगों ने ऋग्वेद और वेदों के बारे में समझा कि कब लिखे गए, और कब्रों के बारे में समझे कि कब्रें हमें कैसे समानता और असमानता बताती हैं, कि सामाजिक असमानता थी, सामाजिक और क्या असमानता असमानता थी, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, पिछले अध्याय में। आज हम लोग अपने अध्याय 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम मैंने आपको बता ही दिया, राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि आज से हम लोग आपको बुक पीडीएफ देने के साथ साथ शॉर्ट नोट्स की भी पीडीएफ देंगे, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगी। इन्हीं बुक की आपको पहले पढ़ाएंगे, फिर उनकी शॉर्ट नोट्स पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मयूर के पास मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के आइए अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आइए। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। शंकरन ये लड़का ये सोकर उठा, उसने देखा नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं, तो उसने दरअसल चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। उसके जो नाना नानी थे, उसके नाना नानी जो थे वो चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर उन्हें इतने उत्साहित क्यों, उन्हें इतनी जल्दी क्यों है वो चुनाव केंद्र पर जाने की। उसके नाना नानी जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश की। जब उसके नाना नानी चुनाव केंद्र पर जा रहे थे, तो उसके नाना नानी ने उसको जल्दी जल्दी समझाया कि हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो जब वो शंकर सो उठा तो उसने देखा, अरे नाना नानी कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उसने पूछा जल्दी जल्दी, नाना नानी आप कहाँ जा रहे हैं, इतनी जल्दी आपको कहाँ जाने के? तो उसके नाना नानी जल्दी जल्दी समझाते हुए कहा, बेटा आज हम लोग अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो आइए कुछ लोग शासक कैसे बने इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये शंकरन की कहानी थी, उसके मन में जो डाउट आया, तो अब उसी को आधार बनाकर इस पूरे इतिहास को समझते हैं हम लोग अपने, कि कुछ लोग शासक कैसे बने। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों को चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। मतलब जब से हमारा देश, भारत देश लोकतंत्र बना है, स्वतंत्र हुआ है, तब से हम लोग अपने देश में चुनाव के जरिए अब मतदान के द्वारा अपने शासकों को चुन रहे हैं, अपने राजाओं को चुनते आ रहे हैं। राजा मतलब शासक जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, लोकतंत्र में उन्हें प्रतिनिधि बोलते हैं, जनता का प्रतिनिधि। ठीक है, तो ये लगभग 50 वर्षों से चलता आ रहा है। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे इसके बारे में समझते हैं। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। करीब 3000 साल पहले की बात है कि जो कुछ बड़े बड़े जो लोग थे, वो कुछ ऐसे अमीर प्रतिष्ठित लोग थे, वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करवाते थे और क्या राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, मतलब राजा बन गए। ठीक है, उनमें से जो यज्ञ होते थे वो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। मतलब जो राजा लोग यज्ञ करवाते थे बड़े बड़े, उन्हीं बड़े बड़े यज्ञों में से एक यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। आइए समझते हैं अश्वमेध यज्ञ है क्या। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें क्या होता था कि एक जो घोड़ा हो, तो घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख, मतलब जो राजा यज्ञ करवाता था, अश्वमेध यज्ञ करवाता था, उसकी देखरेख में घोड़े को छोड़ दिया जाता था स्वतंत्र विचरण के लिए। विचरण मतलब चलने फिरने के लिए, घूमने के लिए। ठीक है, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। मतलब इस घोड़े जब अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था, तो जो घोड़ा छोड़ा जाता था राजा के लोगों के संरक्षण में, देखरेख में, तो वो घोड़ा जहां जहां जिस और अपने राज्य की सीमा से बाहर जहां जहां विचरण करता था, तो उन उन राज्यों के जो राजा होते थे, वो अगर उस घोड़े को पकड़ लें, बांध लें, तो उस घोड़े को पकड़ने की वजह से उन राज्यों के राजाओं को जो अश्वमेध यज्ञ कराता है, उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। ये होता था इस युद्ध में, इस यज्ञ में। ठीक है, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली, और अगर
उस घोड़े को उन्होंने जाने दिया। तो इससे ये पता चल जाता था कि जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है राजा वो उन राजाओं से बहुत शक्तिशाली है। तो सीधी सीधी इस कहानी में ये है कि अश्वमेध यज्ञ वे राजा करवाते थे जो बहुत बहुत शक्तिशाली होते थे, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे अश्वमेध यज्ञ में। और अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा जाता था तो वो घोड़ा जहां जहां विचरण करता था, जिन जिन राज्यों की सीमाओं में जाता था, तो अगर उन राज्यों के राजाओं ने अगर उस घोड़े को पकड़ लिया तो उन राजाओं को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजाओं से युद्ध करना पड़ता था। और अगर नहीं करते थे, अगर वो उनसे जाने देते थे, उस घोड़े को निकलने ना देते, तो इससे ये पता चल जाता कि राजा जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है वो शक्तिशाली है। तो उसने इस तरह से उसकी शरण स्वीकार कर ली। और अगर युद्ध कर रहे हैं और अगर युद्ध में हार गए तो फिर वो राजा उसको कब्जा कर लेता था, ये होता था। ठीक, इस अश्वमेध यज्ञ में। ठीक, इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। और जो राज्य अगल बगल के जो पड़ोसी राज्य होते थे, जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है राजा, उसके जो अगल बगल पड़ोसी के जो राज्य होते थे, उनके राजाओं को क्या करता था, वो आमंत्रित करता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता। विशिष्ट पुरोहित जो पूजा पाठ करवाते थे उस समय, उनके द्वारा ये यज्ञ संपन्न कराया जाता। मतलब जो पूजा की विधि जानते थे, अश्वमेध यज्ञ करने की कराने की विधि जानते थे, वो लोग इस यज्ञ को करते थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट माना जाता था। ठीक है, बहुत शक्तिशाली, मतलब इसको उस समय इस राजा के बराबर कोई शक्तिशाली ना हो, इस तरह के शक्तिशाली उस राजा को माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। और जो राजा उस यज्ञ में आमंत्रित करता था, आते थे जो राजा आमंत्रण में, और अगल बगल पड़ोसी की जो राज्य के राजा होते जो आते थे उस यज्ञ में, वो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के लिए उपहार लाते थे। क्या लाते थे? उपहार लाते थे। ठीक है, जो आमंत्रित राजा होते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। और इन जो आयोजन होते थे, ऐसे आयोजन, इनमें राजा का मुख्य स्थान होता था। जो राजा उस आयोजनों को करवा रहा था उसका स्थान मुख्य होता था। उसका स्थान क्या होता था? मुख्य होता था। ठीक है, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। युद्ध क्षेत्र में मतलब जब राजा युद्ध करने जाता था तो उस युद्ध क्षेत्र में उसका सहचर, मतलब सहचर यानी कि सह मतलब साथ और चर मतलब चलने वाला, मतलब जो साथ चलने वाला उसे सहचर बोलते हैं। तो युद्ध क्षेत्र में जो साथ चलने वाला होता था वो राजा का सारथी ही होता था। ठीक है, यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। क्यों? देखो, जब राजा को यज्ञ करा रहा है, आयोजन करा रहा है, तो उसके साथ में जो सहचर उसका सारथी है, तो वही तो उनका गुणगान करेगा, बखान करेगा, क्योंकि उसने सब कुछ वो देखी है, स्थिति समझी है कि राजा ने किस तरह से युद्ध किया। तो वही जो सारथी होता था वही राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। ठीक है, राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। और उसके जो राजा के सगे संबंधी, रानियां और जो पुत्र होते थे, उनको भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। ठीक है, अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। देखो, और जो राजा आमंत्रण में आते थे, उनका केवल काम ये था कि आप लोग आइए, बैठकर देखिए जो पूजा पाठ चल रही है, उसको बस उनको केवल देखना था, उस प्रक्रिया को। ठीक है, राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव करते थे। राजा के ऊपर जो यज्ञ करवाता था, जो आयोजन करवाता था, उसके ऊपर जो पुरोहित लोग होते थे वो उसके ऊपर जल से छिड़काव करते थे। साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान कराते थे। ठीक करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। विष अथवा वैश्य जैसे जो लोग होते थे, वो सामान्य लोग जो होते थे वो उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। देखो, विष अथवा जो वैश्य लोग होते थे वो राजा के लिए उपहार लाते थे, परंतु जो पुरोहित लोग होते उनको क्या शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता। वैश्य लोगों को कई अनुष्ठानों में पहले शामिल नहीं किया जाता था, ये होता था पहले। ठीक है, इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग शामिल थे। ठीक है, पेशे के आधार पर, मतलब पेशे यानी कि उनके काम के आधार पर कौन कौन से वर्ग शामिल थे, उनकी सूची बनाओ। ठीक है, आइए समझते हैं वर्ण व्यवस्था। वो क्या थी? वर्ण व्यवस्था। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। उस समय मतलब ये जो बात हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं 3000 साल पहले, तो उस समय क्या होता था कि समाज में 4 वर्ग होते थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। आप लोगों ने इन सब के बारे में खूब अच्छे से सुना होगा कि हमारे समाज में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन्हीं 4 वर्गों में जो हमारा समाज बटा था उस समय भी, और आज भी लगभग बटा हुआ है। ठीक है, आज कुछ मात्रा में कम हो गई चीजें, पर आज भी बटा हुआ है।
ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करवाना था। ब्राह्मणों का क्या काम होता था कि वेदों का अध्ययन यानी कि पढ़ना, अध्यापन यानी कि पढ़ाना और यज्ञ करवाना था। ये ब्राह्मणों का काम था उस समय, ठीक है। जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, जिनके लिए ये सब कराने के लिए उन्हें ब्राह्मणों को क्या उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम था युद्ध करना। जो क्षत्रिय लोग होते थे, जो क्षत्रिय लोग होते थे उनका क्या काम था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। मतलब जो क्षत्रिय यानी जो राजा लोग होते थे उनका काम होता था कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, युद्ध करना, ये सब उनका क्षत्रियों का काम होता था। वैश्यों का काम क्या होता था, वैश्यों का काम होता था खेती, पशुपालन तथा व्यापार था। जो वैश्य लोग होते थे, विश्व लोग होते थे, उनका काम होता था कि पशुपालन करना, व्यापार करना और खेती का काम करना, ठीक है। और जो शूद्र लोग होते थे, इन तीनों वर्णों के जो नीचे वर्ण आता था उसका काम होता था इन तीनों वर्गों की सेवा करना, ठीक है। ये उस समय समाज की दृष्टि से बहुत निकृष्ट माने जाते थे, ठीक है। और ब्राह्मण लोगों को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था उस समय 3000 साल पहले, ठीक है। ये उस समय समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ठीक है। ये स्थिति में आइए समझते हैं दूसर पात्र के बारे में। ये दूसर पात्र, ये क्या चीज है समझते हैं इसको। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। इस तरह के जो पात्र हैं इनमें थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह इसके, सुंदर और चिकने, शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। खासकर इन जो पात्र होते हैं इनका जो उपयोग है वो जब कोई खास मेहमान आता था उनके लिए किया जाता था, उनको भोजन परोसने के लिए, ठीक है। आइए समझते हैं जनपद क्या थे। जनपद उस समय महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। देखो पहले जो राजा लोग होते थे वो एक जन के, मतलब एक बोल सकते हैं गांव या कस्बे के राजा होते थे। फिर जो महायज्ञ कराने लगे, बड़े बड़े यज्ञ कराने लगे, तो वही राजा आगे चलकर क्या जनपदों के राजा बन गया। क्या बन गए, जनपदों, यानी कि जन से जो बड़ा हो, जो क्षेत्रफल में बड़ा हो उसे जनपद हो गया वो, ठीक है। जनपदों के राजा बन गए। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, मतलब जहां पर जनमानस काफी बड़ी मात्रा में रहते हैं वो जनपद है, ठीक है। ये जनपद का शाब्दिक अर्थ है कि जनमानस या जन के बसने की जगह है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 45 में दिखाए गए, जो हम लोगों ने अध्याय पहले पढ़ा था, फर्स्ट अध्याय, उसमें ये सब दिखाए गए थे, ठीक है। दिखाए गए हैं, ठीक है। पृष्ठ मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 45 देखते हैं आगे, ठीक है। आगे वाली आगे भी इसका दिया है मानचित्र, उसको भी समझ लेते हैं। पुरातात्विदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जो पुरातात्विद होते हैं उन्होंने इन जनपदों की, कई जनपदों की खुदाई की है, जिनमें से दिल्ली में पुराना किला, दिल्ली में क्या पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। लोग जो जनमानस होते वो झोपड़ी में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे, ठीक है। क्या जो इन जो पुरास्थल हैं, इन जो जनपदों के जो खुदाई की है पुरातात्विदों ने, अतरंजी खेड़ा एटा के जो पास है, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का, और दिल्ली का पुराना किला, ठीक है। इन स्थानों की जो खुदाई की तब पुरातात्विकों को पता चला है कि जो लोग होते थे वो झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल गेहूं धान, कौन कौन से, चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे, ठीक। ये पुरातात्विदों को पता चला है। आइए अब आगे समझते हैं। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं था। ये अध्याय 3 में गन्ना का उल्लेख नहीं किया गया था, ठीक, इसलिए इसको मैंने सर्किल में बंद करके रखा है, ठीक है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, जो लोग बाग होते थे उस समय के मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। हम लोगों ने ये दूसरा पात्र देखा था, ये वाला, ये, ठीक है। तो लोग बाग क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, ठीक है। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। इनमें कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जिन्हें क्या, चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं।
कैसे कैसे ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। इनको आपको जो धूसर पात्र है, इनको आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड की पीडीएफ कराऊंगा, नोट्स शॉर्ट नोट्स की जो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें इन सबको चित्रों को दिखाया गया है और उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे समझते हैं महाजनपद। आइए समझते हैं महाजनपद हुए क्या आखिर। करीब 2500 साल पहले, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। मतलब जो जनपद थे वही अब क्या बन गए, महाजनपद बन गए, तब 2500 साल पहले। ठीक है, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4, ये रहा मानचित्र 4 महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। मतलब जो ज्यादातर महाजनपद होते उनकी एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, जो और उनकी जो राजधानियां होती थी जनपदों की, महाजनपदों की, उनमें क्या किलेबंदी की जाती थी। ठीक, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवार बनाई जाती थी। क्या किलेबंदी के लिए किस तरह किलेबंदी की जाती थी, लकड़ी, ईंट या पत्थरों की ऊंची दीवार बनाई जाती थी। जहां पर जो राजधानी होती है उनके चारों तरफ उनकी किलेबंदी की जाती थी एक तरह से। ठीक है, आइए देखते हैं अपन लोग मानचित्र 4 में जो जनपद है हमारे महाजनपद, उनको देखते हैं। देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देख लो, देखिए आप लोग ध्यान से देखना। ये देखो गांधार, ठीक है, कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल, कोसल, कौशाम्बी, राजगृह, सोन नदी है ये, वैशाली, मगध, भज्जी, अंग। हाँ, ये वही अंग है जहां पर अंग प्रदेश का जो राजा कर्ण हुआ करता था महाभारत के समय, ये वही अंग है। ठीक है, ये आपकी ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी आई। ठीक है, ये महानदी है। ठीक है, और आपकी ये अवंती, उज्जैनी, ये जनपद है महाजनपद। और ये नर्मदा नदी, ये ताप्ती नदी, ये गोदावरी नदी देखो। ठीक है, ये कृष्णा नदी, ये तुंगभद्रा नदी, ये पेन्नार नदी, ये कावेरी नदी, ये बंगाल की खाड़ी है आपकी भारत के दक्षिण पूर्व में, और ये दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। ये देखो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, और ये आपका लक्षद्वीप है। क्या ये आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, ये काबुल नदी है। ठीक है, ये तक्षशिला है, ये तक्षशिला महाविद्यालय है, तो इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। झेलम नदी है, ये गांधार है, ये सिंधु नदी है। ठीक, उसकी सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम नदी, चेनाब नदी, व्यास नदी, रावी नदी, सतलुज, ये सब सिंधु की सहायक नदी है। क्या सिंधु की सहायक नदी है। अब आइए आगे समझते हैं। हम लोगों ने अपने मानचित्र को देख लिया, अच्छे से समझ लिया। अब आइए आगे समझते हैं। ठीक है, आइए। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। ऐसा भी लगता है कि मतलब जो राजा लोग होते थे उन्होंने अन्य राजाओं के डर से भी इन किलों का निर्माण करवाया होगा। और कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। मतलब देखो, ऐसा भी माना जाता है कि जो राजा लोग होते थे वो अन्य राजाओं की आक्रमण के डर से भी इन किलों का निर्माण करवाते थे, और कुछ जो राजा होते थे वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इन किलों और इनके चारों ओर जो राजधानी उनके चारों तरफ प्रभावशाली दीवार बनाने का भी निर्माण करवाते थे। क्यों, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, सब इसलिए भी करते थे राजा लोग पहले, ऐसा मानते हैं। ठीक है, इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र का नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। जब किले के चारों तरफ किले बंदी हो जाते थे, उसमें जो अंदर जो लोग बाग रह रहे हैं उसका जो नियंत्रण हो रहा है वो भी रखना आसान हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी। योजनाबद्ध तरीके से चारों तरफ ये चार दीवार बनाई जाती थी, और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। और लाखों की ईंटों में मतलब और सारी लाखों करोड़ों की ईंट लग जाती थी इन चार दीवारों को बनाने में, उनका इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया। हजारों स्त्री पुरुष बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया। लो होगा इसके फिर इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी, इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। आइए देखते हैं, ये कौशाम्बी किले की दीवार, ये देखो, ये आपकी कौशाम्बी किले की दीवार है। ये कौशाम्बी किले की दीवार है। ठीक है, ये क्या है, ये कौशाम्बी किले की दीवार है। कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। यह जो क्या बोलते हैं, कौशाम्बी किले की जो दीवार है वो है चित्र जो मतलब दिखा रहा है, जो दिख रहा है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। क्या बोल रही है, इसके एक भाग का निर्माण संभवतः मतलब माना जाता है ऐसा कि 2500 साल पहले हुआ था इसका निर्माण, एक भाग का।
ठीक है, आइए अब आगे समझते हैं। अब राजा सेना रखने लगे थे, मतलब अब राजा लोग, जब राजाओं ने किले बंदी करवा ली, किले बनाए, ठीक है, तो उन लोग क्या करने लगे, वो लोग सेना रखने लगे। क्या सेना रखने लगे? सिपाहियों को नियमित वेतन देकर साल रखा जाता था, मतलब पूरे साल के लिए सिपाहियों को भी रखा जाने लगा। ठीक है, कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के, कुछ जो भुगतान होते वो आहत सिक्के पृष्ठ संख्या 77 पर चित्र में मिलेंगे आपको देखने के लिए, ठीक है, के रूप में होता था। जो आहत सिक्के होते थे उनके रूप में भी इसका भुगतान होता था। ठीक है, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न है? दो अंतर बताओ, महाजनपदों के राजा और ऋग्वेद में जो हम लोगों ने राजा पढ़े थे, जो जिस अध्याय में किताबों और कब्रों के बारे में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था। तो ऋग्वेद के राजा और महाजनपदों के राजा में क्या अंतर है? वो अंतर आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, आइए समझते हैं कर के बारे में। कर क्या होता है? महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। ये हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़े आए हैं कि महाजनपदों के जो राजा होते थे वो बड़े बड़े किले और किले के चारों तरफ, उनकी राजधानियों के चारों तरफ किलेबंदी करवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। क्या बड़ी सेना रखते थे? इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। बात सही है, जब बड़ी सेना रखेंगे महाजनपदों के जो राजा किले बनवाएंगे विशाल, ठीक है, तो उनको प्रचुर संसाधन भी चाहिए। जैसे सेना रखेंगे तो उनका भुगतान के लिए उनको पैसा चाहिए, धन चाहिए। ठीक है, और जब किलेबंदी करवाएंगे तो उसके लिए लेबर चाहिए, तो इस सब के लिए उनको संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। बात सही है, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती है किलेबंदी के लिए। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर मतलब महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर, ठीक है, अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। क्या करने लगे? जो जनता, जो विश्व लोग होते, जो राजा के लिए उपहार वगैरह लाते थे, तो वो केवल उपहार से ही संतुष्ट नहीं रहे राजा लोग महाजनपदों के, वो क्या करने लगे? अब कर भी लगाने लगे। कर वो किस किस पर लगाते थे, आइए वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, फसलों पर कर, फसलों पर लगाए गए कर, मतलब फसलों पर कर लगाते थे। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों और जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। मतलब जो आम जनमानस लोग होते थे, पशुपालक होते थे, उनको जानवर पालते थे, उनसे द्वारा जो उत्पादन होता था उसके रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था और आखेटकों तथा संग्रह को जल से प्राप्त वस्तुओं देनी पड़ती थी। मतलब जो आखेटा लोग होते, जो जंगलों में रहते थे, वो उन्हें जंगलों से जो प्राप्त वस्तुएं वो राजा को देनी पड़ती थी उनमें से। ठीक है, आखेटक तथा खाद्य संग्रह राजाओं को क्या देते थे? आप लोग बताइएगा। ये आखेटा को जो खाद्य संग्रह होते थे वो राजाओं को क्या देते होंगे गिफ्ट में, उपहार में? ठीक है, गिफ्ट में। कृषि में परिवर्तन, कृषि में परिवर्तन, आइए समझते हैं कृषि में क्या परिवर्तन है। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। कौन कौन से दो बड़े परिवर्तन आइए वो देखते हैं। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। देखो, हम लोगों ने जब थोड़े हड़प्पा की सभ्यता के बारे में पढ़ा था पिछले अध्यायों में, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि लकड़ी के हल का प्रयोग होता था। और अब इस अध्याय में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि हल का जो फाल है अब उसका लोहे का बनने लगा। क्या? लोहे का प्रयोग होने लगा, मतलब यहाँ पर अब लोहे का प्रयोग आ गया। ठीक है, अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। मतलब पहले लकड़ी का जो फाल होता था वो उतने आसानी से फसल को जोता नहीं सकता था, बल्कि जो लोहे का फाल है वो बहुत आसानी से जोत सकता है। इसलिए अब क्या होने लगा कि लकड़ी के फाल की जगह पर लोहे का जो फाल है उसका उपयोग होने लगा। क्या? उसका उपयोग होने लगा। ठीक, कृषि के लिए इससे फसलों की उपज बढ़ गई। इससे क्या होगा? फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, और दूसरे जो लोग होते थे उन्होंने क्या? धान का रोपण शुरू कर दिया, धान के पौधों का। ठीक है, अर्थात मतलब है इसका, खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। मतलब क्या होता था पहले कि धान का छिड़काव कर दिया जाता था फसल करने के लिए। अब क्या होने लगा? पहले उसके धान उपजाने की बजाय धान के क्या पौधे को तैयार किया जाता, फिर उसका रोपण किया जाता था। मतलब एक जगह पर धान के पौधे का उपजाया, उनको तैयार किया, फिर दूसरे खेतों में जाकर उनका रोपण कर, मतलब उन्हीं को लगा दिया सीधा पौधों को ही। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। मतलब पहले फसल होती थी वो इतनी अच्छी फसल नहीं होती, और अब फसल क्या अच्छी होने लगी, काफी समय तक, मतलब काफी अच्छा उत्पादन होने लगा। इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसलिए पैदावार भी यानी कि उत्पादन ज्यादा होने लगा, मतलब फसलों से हमें उत्पादन अच्छा मिलने लगा। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते थे?
क्या आप लोग बता सकते हैं कि जो राजा लोग हैं वो इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते थे? राजाओं को इससे क्या लाभ था? अब आइए समझते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। क्या है सूक्ष्म निरीक्षण? एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। हाँ तो आइए आप आगे समझते हैं सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में। क्या सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में हम लोग समझते हैं? सूक्ष्म निरीक्षण का इसमें दिया है मगध। मगध के बारे में हम लोगों को कुछ बताया गया है। मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 45 में मगध ढूंढो। आइए फिर से चलते हैं मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 45 पर मगध को ढूंढते हैं। आइए आइए अब देखिए इसमें मगध कहाँ पर है। आपको मगध कहाँ पर दिख रहा है? ये रहा आपका मगध। कहाँ पर? ये रहा। आइए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये रहा आपका मगध। ये ये रहा आपका मगध। इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। एक मिनट रुकना। ये आपका मगध, ये रहा। ये रहा आपका मगध। देखिए ये रहा आपका मगध। ठीक है, ठीक। आइए अब आगे चलते हैं। देख लिया हम लोगों ने मगध। ठीक, आइए अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है हम लोगों को। तो मगध को हम लोगों ने देख लिया प्रश्न संख्या 45 में। ठीक, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। लगभग 200 सालों के अंदर ही अंदर तो मगध था वो एक महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियों गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। गंगा और सोन जो नदियां हैं वो क्या मगध से होकर बहती थी। ठीक है, ये यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जो गंगा और सोन नदियां थी वो यातायात, जल वितरण मतलब जल का बंटवारा, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कैसे? देखो क्या पहले क्या होता था कि पहले लोग जल से भी क्या यातायात करते, मतलब अपनी यात्रा तय करते थे, मतलब नावों में बैठकर, जहाजों में बैठकर यात्राएं करते थे। ठीक है, तो नदियों में जो नाव वगैरह चलते उनके द्वारा जाते थे, उससे एक यातायात का साधन हो गया नदियां। ठीक है, जल वितरण कैसे कि जल नदियां होती वो कई क्षेत्रों से बहकर हुए जाती हैं, तो उससे तरह से जल का वितरण हो जाता है। ठीक है, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत मतलब जहां से नदियां बहकर जाएंगी तो वहां की जो आसपास की जमीन होगी वो कैसी होगी? बहुत उपजाऊ जमीन होती है। ठीक है, इसलिए आज हमारे उत्तर प्रदेश की जो जमीन है बहुत उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में कई नदियां बहती हैं। ठीक है, और गंगा नदी जो वो महत्वपूर्ण नदी है अपने उत्तर प्रदेश की। ठीक, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। ठीक है, मगध का जो एक हिस्सा था वो क्या जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। मगध के एक क्षेत्र जो था वो जंगलों से भरा था और इन जंगलों में जो हाथी रहते थे उनको पकड़कर उनको प्रशिक्षित कर मतलब उनको ट्रेनिंग देकर उनको क्या सेना में भर्ती कर लिया जाता था, सेना में काम के लिए लाया जाता था। ठीक है, यही नहीं जंगलों से घर गाड़ियां यही नहीं जंगलों से घर गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। जंगलों से क्या क्या मिलता था? घर बनाने की लकड़ी, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए भी लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र के में लोहे अयस्क के खदान हैं। इस क्षेत्र में मतलब जो मगध क्षेत्र है इसमें क्या लोहे की अयस्क की खदानें हैं। ठीक है, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी है। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। ठीक है, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। मगध में दो बहुत शक्तिशाली जो फेमस राजा हुए वो कौन कौन से? बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। कौन कौन से? बिंबिसार और अजातशत्रु। कौन से? बिंबिसार और अजातशत्रु। देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए एक मिनट, बिंबिसार और अजातशत्रु ये रहा। ये देखिए ये ये बिंबिसार और अजातशत्रु मगध में दो फेमस राजा हुए हैं। ठीक है, ठीक, अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। मतलब जो बिंबिसार और अजातशत्रु राजा थे वो अन्य जनपद मतलब आसपास के अपने जनपदों को जीतने के लिए हर तरह के प्रयास करते थे। कैसे? हर तरह के प्रयास करते थे। ठीक है, महाजनपद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे।
मतलब मगध में ही एक और महत्वपूर्ण शासक हुए, कौन से, महापद्मनंद। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैलाया। महापद्म पद्मनंद थे, जो महापद्मनंद थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप यानी भारत के उत्तर पश्चिम भाग तक फैलाया, मतलब और इसने विस्तार किया अपने साम्राज्य का। ठीक है। बिहार में राजगृह यानी कि आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बिहार में जो राजगृह यानी कि आधुनिक जो राजगीर है आज का बिहार का, वो कई सालों तक मगध की क्या राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी कि आज का जो पटना है, आज की जो बिहार की राजधानी है, वो बाद में पाटलिपुत्र, पहले था पाटलिपुत्र, फिर आज पटना बना, तो वो आगे चलकर मगध साम्राज्य की राजधानी बना। ठीक है। 2300 साल पहले की बात है, 2300 साल पहले की बात है, मेसोडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। 2300 साल पहले की बात है कि मेसोडोनिया का जो राजा सिकंदर है, वो विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। क्या 2300 साल पहले की, मतलब 2300 साल पहले की बात है कि मेसोडोनिया का राजा हुआ फेमस सिकंदर। आप लोगों ने सिकंदर की कहानी सुना होगा, जैसे इंग्लिश में उसे अलेक्जेंडर कहा जाता है। ये क्या विश्व विजय करना चाहता, मतलब विश्व विजय के अभियान पर निकला था। पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत में व्यास नदी के किनारे, व्यास नदी वही व्यास नदी जो क्या बोलते सिंधु नदी की सारी नदी, ठीक है, व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना, मतलब मगध की ओर चढ़ाई करनी चाहिए, तो उससे के सिपाहियों ने इनकार कर दिया। मतलब जब सिकंदर ने अपने सिपाहियों से कहा चलो मगध पर चढ़ाई कर देते हैं, तो उसके सिपाहियों ने मना कर दिया। क्या कर दिया? उसके सिपाहियों ने मना कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। सिकंदर के सेनापति थे, उन्होंने इस तरह से मना कर दिया कि भारत के जो राजा हैं उनके पास पैदल और रथ हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए उनके सिकंदर के साथ जो क्या बोलते सेना थी उसने मना कर दिया था मगध पर चढ़ाई करने से। ठीक है। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच में तुम्हें क्या अंतर दिखता है, बताइएगा आप लोग। अब आइए समझते हैं बज्जी के बारे में। ये हम लोगों ने मगध की कहानी समझ ली कि मगध में कौन कौन से फेमस राजा हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। महापद्मनंद ने अपने उत्तर पश्चिम तक सीमा का विस्तार किया। ठीक है। और 2300 साल पहले सिकंदर की कहानी समझी हम लोगों ने कि मेसोपोटामिया का जो राजा था सिकंदर, उसने भारत पर चढ़ाई करी और ब्यास नदी तक आ गया। फिर उसने मगध पर चढ़ाई करनी चाहिए पर उसकी सेना ने मना कर दिया। सब हम लोगों ने मगध की कहानी में समझ लिया। आइए अब समझते हैं बज्जी की कहानी। क्या है बज्जी की कहानी? जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, बात सही है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा? जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नजदीक ही बज्जी राज्य था, आइए देखते हैं बज्जी। पहले हम लोगों ने मगध देखा, अब हम लोग बज्जी को देखेंगे। आइए, मानचित्र 4 में है ना हमारा, आइए देखते हैं बज्जी। इन्होंने कहा मगध के पास ही बज्जी, ये रहा आपका बज्जी। ये अब मैं इसको भी हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको, देखना, ये रहा आपका बज्जी। और इसको मैं जूम कर दूं, ये देखिए आप लोग, ये एक मिनट रुकना मेरा, ये देखिए, ये रहा बज्जी, ये रहा मगध, ये रहा बज्जी। तो मगध के ही पास में है बज्जी, या मगध के ही पास में पड़ता है बज्जी। अब आगे चलिए आगे समझते हैं। आइए अब आगे समझते हैं हम लोग अपनी कहानी। बज्जी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, आइए बज्जी के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। ठीक है। उसके नजदीक ही बज्जी राज्य था, जी हम लोगों ने देख लिया, जिसकी राजधानी क्या वैशाली थी। जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, यहाँ पर एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी उसे क्या कहा जाता था? जैसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता। मतलब ये होता था कि वैशाली में जो शासन व्यवस्था थी उसे गढ़ या संघ, मतलब गढ़ मतलब उसको, उस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कई व्यक्ति हों, मतलब कई व्यक्तियों से मिलकर वो शासन व्यवस्था बनी हो, इसलिए उसे गढ़ या संघ कहा गया। ठीक है। तो इसको चलाने के लिए कई व्यक्ति होते थे। ठीक है। और इसमें जो व्यक्ति होते थे वो प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था? राजा ही कहलाता था। ठीक है। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न कराते थे, और जो
राजा और ये जो राजा लोग होते थे वो क्या करते थे, सभी अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न कराते थे। वैशाली के जो राजा होते थे, बज्जी के जो राजा होते थे वो एक साथ कोई भी अनुष्ठान कराए एक साथ करवाते थे संपन्न। ठीक है, एक सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले पाते थे। देखो इनमें क्या होता था, जो राजा लोग सभाएं करते थे उसमें केवल राजा ही भाग लेते थे। इसमें ना तो दास भाग लेते थे, ना तो स्त्रियां भाग लेती थी, ना तो कामगार भाग लेते थे। ठीक है, इन सभाओं में। अब आइए आगे समझते हैं। बज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया। मतलब जो बज्जी की कहानी हम लोगों ने ये पढ़ी, जो ये बज्जी की कहानी पढ़ी, ठीक है, बज्जी की जो शासन व्यवस्था थी वो संघ या गढ़ कहलाती थी। इस तो यह कहाँ मिलती है, मतलब लोगों को दीर्घ निकाय में मिलती है। कहाँ पर ये बज्जी संघ का ये जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है, दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय क्या है, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दीर्घ निकाय क्या है, दीर्घ निकाय एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए, जिसमें बुद्ध के क्या कई व्याख्यान दिए गए। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। जो दीर्घ निकाय है इसको कब कब लिखा गया, 2300 साल पहले लिखा था। कब, 2300 साल पहले लिखा गया था। तो बज्जी की जो कहानी हम लोगों ने पढ़ी वो कहाँ मिलती है, हम लोगों को दीर्घ निकाय मिलती है। और दीर्घ निकाय क्या है, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान, इसमें क्या है, बुद्ध के कई व्याख्यान है। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। इन्हें कब लिखा गया, करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ठीक है, अब समझते हैं अजातशत्रु, जिसे अजातशत्रु या जिसे अजातशत्रु भी और बोलते हैं, और बज्जी संघ। आइए समझते हैं अजातशत्रु और बज्जी संघ के बारे में। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। अजातशत्रु जो मगध का जो राजा था, हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या करना, बज्जी पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री बस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। अजातशत्रु जो थे उन्होंने अपने मंत्री बस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। क्यों भेजा, क्योंकि वो बज्जी पर आक्रमण करना चाहते थे। आइए आगे समझते हैं। बुद्ध ने बुद्ध ने उनसे पूछा अजातशत्रु के मंत्री से कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से हो रही हैं, क्या बज्जी में जो सभाएं हैं वो नियमित रूप से हो रही हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आसपास में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मातवलंबियों संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। मतलब बुद्ध ने ये सब कहा कि जो बज्जीवासी में जब वे पूर्ण और नियमित रूप से सभाएं करते रहेंगे और आपस में मिलजुल कर रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान करते रहेंगे, बज्जी महिलाओं के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, उनको बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गाँव के में चैत्यों का रखरखाव करते रहेंगे, तो जो बज्जीवासी लोग हैं वो हमेशा क्या करते रहेंगे, उन्नति करते रहेंगे। ये किसने कहा, ये बुद्ध ने कहा था। ठीक है, ये बुद्ध ने कहा था। किसने, बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने कहा था। ठीक है, ठीक, जिन्हें भगवान बुद्ध भी कहते हैं। बज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था, बज्जी जो संघ था वो अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था, कम से कम 3 अंतर बताओ। ठीक है, इस बात पर आप ज्यादा फोकस ना करें। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। जो संघ थे, कई शक्तिशाली राजा थे तो इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तब तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। इसके बारे में गुप्त साम्राज्य, उसके बारे में हम लोग अध्याय 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग वो पढ़ेंगे तो अध्याय 9 में हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि कई जो शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे और इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके मतलब जो राजा लोग थे वो इन जो आसपास के जो संघ हैं जो संघ होते थे उनको कई राजा जीतना चाहते थे, परंतु उसके बावजूद भी 1500 सालों तक इस संघों का
संघ के जो राजा थे उनको राज्य चलता है। बाद में गुप्त शासकों ने उन गढ़ों और संघों पर विजय प्राप्त कर ली, और जो गुप्त शासक उनके अध्याय हम लोग में पढ़ेंगे उनके बारे में। ठीक है, कल्पना करो, क्या कल्पना करो, वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना, बताइएगा। ये कुछ नहीं है, एक जस्ट कल्पना करने की, कि अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोग कैसे कल्पना करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है इसमें ये समझो। उपयोगी शब्द, राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधारोपण और गण अथवा संघ। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। नए शासक, लगभग 3000 साल पहले महाजनपद, 3000 साल पहले सिकंदर का आक्रमण, दीघनिकाय का लेखन, लगभग 2300 साल पहले। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण, दीघनिकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले। गढ़ या संघ राज्यों का अंत, लगभग 1500 साल पहले। गढ़ या राज्यों का संघ का अंत कब हुआ, 1500 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण, दीघनिकाय का लगभग 2300 साल पहले। ठीक है, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, नए शासक लगभग 3000 साल पहले। ठीक है, इस तरह से हमारा अध्याय होता है समाप्त। अध्याय हमारा 5 जो था वो हमारे लोगों का समाप्त हो गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने उनके बारे में समझा, मगध बज्जी की कहानी के बारे में समझा, हम लोगों ने अजातशत्रु के बारे में समझा। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोगों ने समझा, राजाओं और गणराज्यों के बारे में समझा, कृषि में किस तरह परिवर्तन आए, ये सब के बारे में समझा। राजा लोग जो कर लगाते थे वो किन किन कर लगाते थे ये समझा हम लोगों ने। ठीक है, राजाओं लोगों ने बड़े बड़े किले बनवाए, उनके चारों तरफ अपनी राजधानी, उनके चारों तरफ किलेबंदी करवाई, ये सब हम लोगों ने समझा इस अध्याय में। ठीक है, महाजनपद के बारे में समझा, दूसरे पात्र के बारे में समझा, वर्ण व्यवस्था के बारे में समझा हम लोगों ने। तो इस अध्याय में हम लोगों ने इतना सब कुछ समझ लिया। तो हमारे अध्याय का नाम क्या था, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। मतलब इस अध्याय में हम लोगों ने राजाओं, राज्य और गणराज्य जो थे उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। तो इस तरह से हमारा अध्याय हो गया समाप्त। अब आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैंने एक और अच्छी व्यवस्था कर दी है कि बुक पीडीएफ, ये जो बुक पीडीएफ है ये तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी ही मिलेगी। आपको अब इस बुक पीडीएफ के साथ साथ शॉर्ट नोट्स की भी पीडीएफ मिलेगी, जो आपको आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आपको ये सब मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम स्टडी विद मयूख पर मिलेगी। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल पर हमारे जा सकते हैं, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आइए मैं आपको वो पीडीएफ भी दिखा देता हूँ जो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आइए इसको मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ये आ रही है आपकी पीडीएफ, जो इनकी शॉर्ट नोट्स की जो पीडीएफ होंगी वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ये हमारा अध्याय 5 है, इसकी ये रही आपकी पीडीएफ। देखो अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। बाईलैंग्वेज रहेंगे ये पीडीएफ आपके लिए। चैप्टर 5, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक्स। ठीक है, ये देखिए ये आपकी बाईलैंग्वेज रहेंगी। देखो ये अश्वमेध यज्ञ, इस तरह से अश्वमेध यज्ञ होता था। ये थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ये देखिए ये। तो ऐसा आपको ये पीडीएफ मिलेंगे, आपको शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ये देखिए ये आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे हमारे। तो ये देखो ये दूसरा पात्र जो मैंने आप लोगों ने पढ़ाया अभी। ठीक है, ये प्राचीर दीवार रही, ये देखो ये आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। ये धान का रोपण था। ठीक है, ऐसे आपको ये शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे इस तरह से। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।